हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके 27 जुलाई तक आयोजन किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जी के जिसमें एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप इंपोर्टेंट जी के जिसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहले क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, जो भारत का राष्ट्रपति का पद है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अनुच्छेद 55 की बात करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 55 क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पद दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। और चुनाव संबंधित प्रणाली प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 61 की दोस्तों। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है ये। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 72 की दोस्तों। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति अनुच्छेद 72 के पास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं धावन सोडे की दोस्तों। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बेकिंग सोडे की दोस्तों। बेकिंग सोडे को खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जिप्सम की दोस्तों। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaSO4 2H2O। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो डांडिया रास। ठीक है, डांडिया रास गुजरात से संबंधित है। गरबा भी गुजरात से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा विदेशी जो है दोस्तों, ये मतलब बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं दोस्तों। तो गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बिहार की दोस्तों। तो बिहार की राजधानी पणजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? तो ये गरबा नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। और दोस्तों मैं आपको विदेशी बताया था। ठीक है, विदेशी कहाँ है? तो बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा, कटीले झाड़ियों खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। यानी कि कटीली झाड़ियाँ जो है दोस्तों किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो ये शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कटीली झाड़ियाँ जो है दोस्तों ऐसे क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, भारत के किस किस राज्य में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये गुजरात में, राजस्थान में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है दोस्तों? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, उससे कम वाला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यानी कि दोस्तों वन क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर ओडिशा और पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आज का हमारा, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द, ठीक है, मुम्बेंतर का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है दोस्तों तीन मुख्य है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं संगम वंश का संबंध किससे है दोस्तों, तो संगम वंश का संबंध है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुंबेतर, ठीक है, किससे संबंधित है मैंने आपको बताया था, तो ये 3 मुख्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आज का हमारा। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये नीतीश कुमार बने हैं। ठीक है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बिहार की राजधानी बता दी, ठीक है, पढ़ दी है बिहार की राजधानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल है दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र दोस्तों सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का हमारा। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो यह कार्यक्रम दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 8 में का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात दोस्तों करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ के इस समय वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ के दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भगवंत, ठीक है, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको ऊपर बताया था गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आज का हमारा। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कौन से सन में किया गया था, तो ये 14 अगस्त 2010 को किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं वर्तमान में, यानी कि दोस्तों 2023 में युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गैंगबोन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2023 के युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों गैंगबोन में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सिंगापुर की दोस्तों, तो सिंगापुर की दोस्तों मुद्रा क्या है, तो सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ओणम त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है दोस्तों, तो मकर संक्रांति दोस्तों जनवरी माह में मनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बीकानेर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो बीकानेर महोत्सव दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये 2 दिन का होता है, और दोस्तों कहाँ लगता है दोस्तों ये, तो ये कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पतंग महोत्सव की बात करते हैं दोस्तों, तो पतंग महोत्सव भी 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आज का हमारा। और दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर हुई थी, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1791 में बनारस में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इससे मिलता जुलता नाम है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी, और दोस्तों किसने करी थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुंदर लाल ने, 3 जनों ने मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, और कब करी थी, तो 1916 में करी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदू कॉलेज अलग है और बनारस हिंदू कॉलेज अलग है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा से बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से एक और महत्वपूर्ण कॉलेज है, उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1875 में सैयद अहमद खान ने करी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आज का हमारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना करी थी दोस्तों? तो ये करी थी लंदन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना करी थी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, लंदन कहाँ की राजधानी है, मैंने अभी बताया था आपको। तो लंदन दोस्तों इंग्लैंड बोल दो या फिर ब्रिटेन बोल दो, ठीक है, तो इसकी राजधानी लंदन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या दोस्तों, यानी कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या दोस्तों? तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, ठीक है, और अमेरिका की राजधानी क्या दोस्तों? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा दोस्तों डॉलर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पेरिस कहाँ पर है? तो पेरिस दोस्तों फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा यूरो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आज का हमारा। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं प्राणी प्लवक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस करता है, गलत है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योगिकता, ये भी गलत है, ठीक है। इसके अलावा सी ऑप्शन है दोस्तों हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना महाल लोइस मॉडल पर आधारित थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चौथा है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम इसका उद्देश्य था दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों जो मतलब किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों ये? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों औद्योगिक विकास करना, ठीक है, यानी कि औद्योगिक विकास करना दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये सबसे असफल परियोजना थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर मतलब इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों कृषि का विकास करना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों। तो चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आज का हमारा। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे दोस्तों? तो ये थे किराना घराने से संबंधित थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अब्दुल करीम खान दोस्तों ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? तो ये सारंगी वादक थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1872 में दोस्तों, किराना घराने में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आज का हमारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? तो ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आज का हमारा। निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला दोस्तों? तो यह है एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पिटवा कोयले की दोस्तों। तो पिटवा कोयला दोस्तों सबसे निम्न श्रेणी का कोयला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की दोस्तों। तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बिटुमिन कोयला की दोस्तों। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा दोस्तों? तो यह है बिटुमिन कोयला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत में सबसे अधिक
कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कोयले का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में दोस्तों? तो ये झारखंड राज्य में है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। आज का हमारा निम्न में से कौन सी रबी की फसल है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जौ और चना जो दोस्तों रबी की फसल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं रबी की फसल कब उगाई जाती है दोस्तों? तो रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है और दोस्तों मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं रबी की फसलें दोस्तों कौन कौन सी है दोस्तों? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों और राई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों गेहूँ इसमें भी दे रखा है, लेकिन दोस्तों ज्वार दे रखा है इसके अंदर, तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं खरीफ की फसलों की दोस्तों। तो खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें दोस्तों जून जुलाई में उगाई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो खरीफ की फसलों में चावल, धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ज्वार और अरहर, इसके अलावा तिलहन खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं नकदी की फसलों की दोस्तों। तो नकदी की फसलों में दोस्तों तंबाकू, गरम मसाले, रबड़, कपास, गन्ना और जूट आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जायद फसलों की दोस्तों। तो जायद फसलों में तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, राई और मूंग आते हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये मराठी भाषा में लिखी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से बात करते हैं ज्योतिबा फुले, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले का जन्म दोस्तों 11 अप्रैल 1827 को, ठीक है, कलगुन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इंदिरा गांधी का जन्म दोस्तों प्रयागराज में 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी ये प्रथम महिला थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की मृत्यु दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों। तो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों मतलब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को बनारस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशगंज में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, और दोस्तों कौन से भाग में जोड़ा गया था ये? तो ये दोस्तों चौथे का ए भाग में जोड़ा गया था, ठीक है। शुरुआत में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों? तो शुरुआत में दोस्तों कितने थे? तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन मतलब 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा दोस्तों? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, और दोस्तों कब जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या दोस्तों? तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, त्वरण की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये सोनल मानसिंह को किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों?
तो सोनल मानसिंह का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं शोभना नारायण का संबंध किससे है दोस्तों, तो शोभना नारायण का संबंध दोस्तों मोहिनीअट्टम और कथकली से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों शोभना नारायण का संबंध दोस्तों किससे है दोस्तों, कथक से है, ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली से नहीं है। तो इनका संबंध दोस्तों शोभना नारायण का संबंध दोस्तों कथक से है, ठीक है, ध्यान रखना, कथकली और मोहिनीअट्टम से इनका संबंध नहीं है, केवल कथक से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों कथक से संबंधित है शोभना नारायण, ठीक है। इसके अलावा सोनल मानसिंह की बात करते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, सोनल मानसिंह दोस्तों भरतनाट्यम और किससे संबंधित दोस्तों, तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है सोनल मानसिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम कहाँ का दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसके अलावा केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कथकली, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा सत्रिया कहाँ का दोस्तों, तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। अच्छा दोस्तों कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और कथकली केरल का, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण खालिस्तान के शासकों द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो ये विजयनगर शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का संबंध किस वंश से है दोस्तों, तो ये संगम वंश से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर और बुक्का ने करी थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इससे संबंधित एक युद्ध पूछा जाता है, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच एक युद्ध हुआ था, ठीक है, उस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों, तो ये 26 जनवरी 1565 को हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध में, ठीक है, और किसने किया था, तो दक्कन सल्तनत ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं चोल वंश की दोस्तों, तो चोल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना करी थी, ठीक है, और यहाँ की राजधानी थी उरेयूर और तंजावुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चोल वंश की दो राजधानी थी, एक का नाम था उरेयूर, उरेयूर जो थी दोस्तों ये प्राचीन राजधानी थी, इसके अलावा एक तंजावुर भी राजधानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मराठा साम्राज्य की दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पाल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो पाल वंश की स्थापना दोस्तों गोपाल ने करी थी और यहाँ की राजधानी थी, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो मुंगेर है, ठीक है, मुंगेर यहाँ की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुनोत्तर हिमानी से निकलती है दोस्तों, तो ये यमुना नदी यमुनोत्तर हिमानी से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, तो यमुना की सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सी है, मैं आपको सारी बताता हूँ, ठीक है, चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी, इसके अलावा सैंगन नदी, ठीक है, इसके अलावा छोटी सिंधु, इसके अलावा बेतवा, केन नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नदी, ठीक है, सदा नीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। एक बार और फिर बताता हूँ दोस्तों आपको, गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नीरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कोसी नदी की दोस्तों, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बुलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी को बंगाल का शोक बुलाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो अरब सागर में दोस्तों सिंधु नदी, नर्मदा नदी, इसके अलावा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आज का हमारा, निम्न में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो निम्न में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो ये थे अलाउद्दीन खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है दोस्तों, तो इनका संबंध है दोस्तों ये प्रसिद्ध सितार वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध शहनाई वादक